Hello everyone, I am here with the 7th lecture of the chapter Poets and Pancakes. Students, in the previous lecture we have already discussed about our 4th character, that was the lawyer who was a man of cold logic, and he did not value human emotions and feelings so much. And in the assembly of Gandhiites and Khadiites, he was a man of cold logic. Alright, so and we also saw that how did he lose his job because of the writers and the poets in the story department of the Gemini studio. Till here we have studied. We also discussed about some of the poets. In the previous lecture I mentioned some of the names of the poets who used to the Gemini for them. The Gemini studio was a hound for them, all right, and they used to sit together in Gemini studio and discuss their poetry. And who were these poets? Some of them were S.T.S. Yogaiyer, who was a national poet and also a freedom fighter, then Sangu Subramaniam, then Krishna Shastri and Harindranath Chattopadhyay. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि लॉयर वो असेंबली ऑफ राइटर्स और पोइट्स के बीच में स्टोरी डिपार्टमेंट में राइटर्स भी थे, पोइट्स भी थे, लॉयर भी थे. तो लॉयर किस तरीके से अपना जॉब खो देता है राइटर्स और पोइट्स की वजह से. और हमने ये भी देखा कि जो लॉयर था उसकी पर्सनालिटी कैसी थी. ही वॉज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, वो तर्क देने वाला इंसान था. देन वी सॉ दैट जेमिनी स्टूडियो वो एक अड्डा हुआ करता था, एक प्लेस था कुछ पोइट्स का, जहाँ पोइट्स बैठते थे और अपनी पोइट्रीज़ को एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे. तो टिल हियर वी हैव डिस्कस्ड, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे जैसे स्कूल्स में और कॉलेजेस में कैंटीन्स होते हैं और ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे लोग बैठ कर के चर्चा करते हैं, किसी बात पे, किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं. तो उस जगह पे अगर कोई भोजनालय हो, कोई कुछ खाने पीने का सामान हो, चाय या ऐसा कॉफ़ी पीने की कोई जगह हो, तो वो उस पर क्या होता है, चेरी ऑन द केक होता है. ये बहुत अच्छी बात होती है. तो जेमिनी स्टूडियो में भी एक मेस था, भोजनालय था, बहुत एक्सीलेंट था, बहुत अच्छा था, और जो बहुत अच्छी कॉफ़ी सप्लाई करता था. मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती थी, दिन में भी और पूरे रात भी मिलती थी, क्योंकि इनके डिस्कशंस इतने लंबे चलते थे, क्योंकि इनके डिस्कशंस जल्दी ख़त्म नहीं होते थे. तो कोई कोई टॉपिक ऐसा होता था कि दिन और रात तक वहाँ चाय बनती ही रहती थी, कॉफ़ी बनती रहती थी. Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. अच्छा, उन दिनों क्या था कि कांग्रेस का रूल था, ठीक है, और कांग्रेस के रूल में किसी जगह पे बैठना और ऐसे पॉलिटिकल डिस्कशन करना ये प्रोहिबिटेड था. प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है? मना होना. ठीक है, किसी चीज़ की मनाही होना उसको प्रोहिबिशन कहते हैं. ठीक है, वर्जित होना. ठीक है, तो कहीं पे अड्डेबाजी करना, ग्रुप बना करके डिस्कशन करना, मीटिंग करना, और ऐसे ये सब क्या था, रेस्ट्रिक्टेड था, स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड था, प्रोहिबिटेड था, जो वर्जित था, करना मना था. ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये सब चीज़ों के बारे में लोग डिस्कशन करते ही थे, क्योंकि एक लौता रूलिंग पार्टी था, उसके काम और ये सारी चीज़ों को. तो ये उनकी अपनी पॉलिसी थी कि ऐसे ग्रुप बना करके, गैदरिंग करके, जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि सोशल गैदरिंग मना था, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग था, एक साथ 5 लोग खड़े एक जगह पे नज़र नहीं आ सकते थे. लॉकडाउन जब खुला भी था तो एक साथ 2 से 3 लोग ज़्यादा उससे भीड़ लगा करके एक जगह पे नहीं रह सकते हैं, तो सॉर्ट ऑफ दैट. ठीक है, तो ये प्रोहिबिटेड था. तो इससे जब लोग ऐसे मीटिंग्स नहीं कर सकते थे, एक जगह पे खड़े नहीं रह सकते थे, या बैठ के बातें नहीं कर सकते थे, कहीं पे पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करते थे, तो इससे अच्छी क्या उनके पास और कोई वजह नहीं थी एक जगह पे बैठ करके चाय पे चर्चा करने की पोइट्री के अलावा. तो वो उनको ज़्यादा सुकून देता था.
मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। तो उससे अच्छे पॉलिटिकल डिस्कशन करने के अलावा मतलब वो नहीं कर सकते थे, इसीलिए चाय पे बैठ करके चर्चा करना और पोएट्री डिस्कस करना इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग उनके लिए और कोई दूसरा एंटरटेनमेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कुछ और था नहीं। Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. Barring का मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी होता है रोक लगा देना या छोड़ करके, एक्सेप्ट। तो जेमिनी स्टूडियो में एक ऑफिस बॉय को छोड़ करके और कुछ एक आध क्लर्क्स को छोड़ करके बाकी सब लोग क्या करते थे? स्टूडियो में बैठ करके अपने लीजर यानी खाली समय, लीजर का मतलब फ्री टाइम, तो उसको कैसे बिताते थे? उसी मेस में या जेमिनी स्टूडियो में वहाँ पे बैठ करके अपना वक्त, अपना जो खाली समय था उसको बिताते थे। कौन कौन, किसको किसको छोड़ करके? ऑफिस बॉय को छोड़ करके और एक आध क्लर्क को छोड़ करके बाकी सारे अपने फ्री टाइम को वहाँ पे स्टूडियो में बैठ करके एंजॉय करते थे और काम के अलावा उस जगह को क्या करते थे? थोड़ा अपना खाली समय एंजॉय कर लिया, लोगों से बातचीत कर ली, दो चार कॉफ़ी पी ली, ठीक है। और ये एक नेसेसिटी भी था क्योंकि एक क्रिएटिव माइंड को क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। तो अ प्री रिक्वेसाइट फॉर पोएट्री, प्री रिक्वेसाइट फॉर पोएट्री का मतलब नेसेसिटी। पोएट्री लिखने से पहले दिमाग का खाली होना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। तो जितने भी पोएट्स थे ये उनके लिए नेसेसिटी था कि अपने लीजर समय को कुछ क्रिएटिव करके या थोड़ा सा शांत रख करके अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करना पोएट्री लिखने से पहले ये बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए वो लोग वहाँ पे आके इकट्ठे होते थे और अपने फ्री टाइम को क्या करते थे? एक दूसरे के साथ बिताते थे ताकि वो लोग अपने जो भी टेंशन है उनको भूल जाएं, थोड़ा सा उनका माइंड क्या हो जाए? डिस्ट्रैक्ट हो जाए बाकी के टेंशन से, और उनकी जो दुनियादारी की जो भी टेंशन है उनको काम काज का सब थोड़ा हंसी मजाक कर ले तो उनको एक सेटिस्फैक्शन रहे, उनको एक रिलीफ रहे और उसके बाद वो एक नए सिरे से अपनी पोएट्री को फ्रेशनेस के साथ शुरू कर सके। तो अपने लीजर टाइम को अच्छे से बिताना ये उनके लिए प्री रिक्वेसाइट था पोएट्री लिखने के लिए। ऑलराइट, और ये दो लोग थे, मतलब ऑफिस बॉय और कुछ क्लर्क्स थे जो ऐसा नहीं करते थे, जो सिर्फ काम करते रहते थे, जो अपने फ्री टाइम को बिल्कुल ही यूटिलाइज नहीं करते थे। ऑलराइट, बाकी सारे लोग ये काम जेमिनी स्टूडियो में किया करते थे। नाउ most of them wore khadi and worshipped Gandhi, but beyond that they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. उनमें से ज़्यादातर लोग खादी पहनते थे। मैंने आपको कल भी बताया था जो स्टोरी डिपार्टमेंट था उसमें जो पोएट्स थे, उसमें जो राइटर्स थे, वो लोग खादी का शर्ट पहनते थे और खादी की धोती पहनते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जेमिनी सिर्फ वही राइटर्स और पोएट्स ही नहीं बल्कि और भी जो जेमिनी स्टूडियो में जो लोग थे वो लोग खादी के ही कपड़े पहना करते थे और गांधी जी को वर्शिप करते थे, मतलब उनके फॉलोअर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, उनको पूजते थे, उनके तरफ डिवोटेड थे, ठीक है। तो इतना था ही, तो ये नहीं कि मतलब गांधी जी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं इस वजह से उनको आंख बंद करके फॉलो करते थे, ऐसा नहीं था। इनका झुकाव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, एक फेंटेस्ट अप्रिसिएशन भी नहीं था। फेंटेस्ट का मतलब एक छोटा सा, है ना, फेंटेस्ट का मतलब स्लाइटेस्ट, मतलब इनको रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में, ना ही इनके दिमाग में पॉलिटिक्स जैसा कुछ चलता था। ये लोग जो लोग गांधी जी को वर्शिप करते थे, उनको पूजते थे और उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, फॉलो करते थे, ऐसा नहीं था कि गांधी जी को ये लोग पॉलिटिकली फॉलो करते थे। इनको पॉलिटिक्स को लेकर के ज़रा भी ज्ञान नहीं था, फेंटेस्ट आइडिया मतलब थोड़ा सा भी अप्रिसिएशन ये लोग पॉलिटिक्स की तरफ इनका नहीं था। ये बस गांधी जी को जानते थे, उनको समझते थे, इसलिए उनको वर्शिप करते थे, जबकि पॉलिटिक्स से इनका कोई भी लेना देना नहीं था। जैसे कुछ लोग हैं जो आप अभी भी सुनते हो कि इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उसमें कोई मोदी जी का फ़ैन है
तो वो मोदी जी के फ़ैन ना हो करके बीजेपीएन हैं, इसीलिए वो मोदी जी को फॉलो करते हैं। तो लोगों की का कुछ ऐसा नोशन होता है, ऐसा धारणा होता है, या उनके ऐसे परसेप्शन होते हैं कि नहीं, हम मोदी जी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम बीजेपीएन हैं, ठीक है, हम बीजेपी से बिलोंग, मतलब मेरा लॉयल्टी बीजेपी की तरफ है, इसीलिए हम मोदी जी को अच्छा मानते हैं या वो उन्हीं को वोट देंगे। तो ये हुआ पॉलिटिकली किसी को फॉलो करना, है ना। लेकिन ये लोग गांधी जी को फॉलो करते थे, ना ही उस पार्टी को फॉलो करते थे जिससे गांधी जी बिलोंग करते थे, या गांधी जी पॉलिटिक्स में क्यों हैं और पॉलिटिकली वो क्या क्या कर रहे हैं, इस चीज़ की वजह से ये लोग गांधी जी को फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि इनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, कोई स्लाइटेस्ट अप्रिसिएशन भी इनका पॉलिटिक्स की तरफ नहीं था, थोड़ा भी झुकाव, थोड़ा भी लगाव इनका पॉलिटिक्स की तरफ नहीं था। Naturally, they all were averse to the term communism. और जाहिर था कि ये लोग सब अवर्स थे, अपोज करते थे कम्युनिज्म को, अपोज करते थे कम्युनिज्म को। अब कम्युनिज्म क्या है? देखो, कम्युनिज्म तो ऐसे तो कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें जो सोसाइटी की जो भी चीज़ें होती हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा चलाई जाती हैं, और उसमें ऐसा उनका पर्पस, मेन पर्पस ये होता है कि सबको को इक्वली ट्रीट करना, ठीक है। तो ये होता है कम्युनिज्म का मतलब जिस स्टेट के जितने फार्म होंगे, जितने फैक्ट्रीज होंगी, सर्विसेज होंगे, सब जो है वो इस पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा चलाए जाएंगे और सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, ये इनका एम होता है, ये इनका पर्पस होता है, ठीक है। तो ये होता है कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म के अगेंस्ट क्यों थे ये लोग? क्योंकि जैसे रिपब्लिक, तो रिपब्लिक का मतलब जो होता है वो कुछ और है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब, या सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सेक्युलर होने का मतलब है कि जितने भी अलग अलग रिलीजन हैं उनको साथ में लेकर के चलना, इस चीज़ को मतलब कि रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं करना, ठीक है। सेक्युलर कंट्री बोलते हैं हम लोग। सेक्युलरिज्म के नाम पे हम लोगों ने क्या किया, मान लो सेक्युलरिज्म को फॉलो करते करते हम लोग, वो सेक्युलरिज्म का मतलब तो कुछ और है, लेकिन जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो क्या करने लग जाते हैं, वो दादागिरी करने लग जाते हैं। तो ये लोग यही थे कि जो कम्युनिज्म था, ये लोग अपोज इसलिए करते थे कम्युनिज्म को, क्योंकि कम्युनिज्म का मतलब तो था कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सबको। लेकिन जो एक्चुअली कम्युनिस्ट थे, जो लोग फॉलो कर रहे थे कम्युनिज्म को, वो लोग गॉडलेस पीपल थे इनके हिसाब से, ठीक है। इसी वजह से ये लोग कम्युनिज्म के अवर्स थे, अपोज करते थे कम्युनिज्म को। मैं आगे आपको फिर से समझाती हूँ अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो। Naturally, they were all averse to the term communism. A communist was a godless man. He had no filial or conjugal love. He had no compunction about killing his own parents or his children. अब देखो, मैंने आपको बताया कि कम्युनिज्म का मतलब तो है इक्वल ट्रीटमेंट, सबको एक बराबरी से ट्रीट करना, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो सबको बराबर से ट्रीट करता है। लेकिन जो लोग कम्युनिस्ट थे ना, वो लोग क्या करते थे कि वो लोग बहुत ही गॉडलेस थे, मर्सीलेस थे, मतलब वो भगवान को ही नहीं मानते थे, वो लोग ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ नहीं थी उनमें। वो लोग इतने कट्टर थे कि वो लोग अपने खुद के बेटे, अपने पेरेंट्स और किसी को भी मारने से पहले, जस्ट बिकॉज वो लोग कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी आड़ में वो लोग किसी को भी पहचानते नहीं थे, वो लोग किसी को मारने से पीछे नहीं हटते थे, उन लोग के मन में दया बिल्कुल भी नहीं थी। और यही रीज़न था कि जेमिनी स्टूडियो में जो पोएट्स और वो लोग बैठते थे, तो वो लोग गांधी जी को फॉलो करते थे, लेकिन उनका पॉलिटिकल सिस्टम से कोई भी लेना देना नहीं था, बल्कि वो लोग कम्युनिज्म के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, अपोज करते थे कम्युनिज्म को। अब समझ में आई बात? मतलब वो लोग ये जो टर्म है इसके अगेंस्ट नहीं थे, इसके जो फॉलोअर्स थे, जो उनकी हरकतें थी उसके अगेंस्ट थे वो लोग। ऑलराइट, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कुछ टर्म्स देख लो।
फिलाइल कॉन्जुगल कंपंक्शन देखो, तो अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन। जो भी कम्युनिज्म को फॉलो करता था उसको कम्युनिस्ट बोलते थे, और वो लोग कैसे थे, गॉडलेस थे, भगवान को नहीं मानते थे। ही हैड नो फिलाइल, और उनका कोई बेटा नहीं था, उनका कोई रिलेशन नहीं था, उनके कोई संबंधी नहीं थे। कहने का मतलब है कि वो किसी रिलेशन को समझते ही नहीं थे, ठीक है। और कंजुगल लव, और कोई वैवाहिक उनका रिश्ता नहीं था। कंजुगल का मतलब वैवाहिक, ना ही उनका कोई बाल बच्चा था, ना ही उनकी कोई पत्नी थी, ना ही मतलब उनके लिए रिलेशन नाम कोई मायने रखता ही नहीं था, ठीक है। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन। वो लोग इतने कट्टर थे कि अगर जब बात मार काट पे आती थी तो उनको थोड़ा भी मलाल नहीं था। कंपंक्शन का मतलब मलाल, थोड़ा भी पछतावा नहीं था अगर वो उनको अपने पेरेंट्स को या अपने लव्ड वंस को, अगर बच्चों को मारना पड़ जाए तो, ठीक है। तो इस तरीके का वायलेंस चल रहा था देश में। इसी वजह से ये लोग क्या करते थे, बिल्कुल ही कम्युनिस्ट के अगेंस्ट थे। ऑलराइट, he was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people। ये लोग जब भी बाहर निकलते थे, ये जो कम्युनिस्ट जिन लोग फॉलो करते थे कम्युनिज्म को, वो लोग जब भी बाहर निकलते थे तो ये लोग सिर्फ अशांति फैलाते थे। अनरेस्ट मतलब अशांति, वायलेंस का मतलब वायलेंस मीन्स हिंसा फैलाते थे। और जो मासूम लोग थे, इग्नोरेंट अज्ञानी लोग थे, जिनका इन पॉलिटिकल और ये सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। देखो, जब भी दो पॉलिटिकल पार्टी या दो कम्युनिटी राइट या ऐसा कुछ होता है तो उस, या कम्युनल राइट्स होता है, रिलीजन के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, आम आदमी को होता है। दो देश के बीच में अगर लड़ाई हो रहा है तो उसमें भी आम आदमी ही सबसे ज़्यादा पिसता है। कौन, इनोसेंट जो मासूम है, अज्ञानी जो जिसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। वो बस क्या होता है, दो देश की लड़ाई हो, दो पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई हो, दो कम्युनल राइट हो, कुछ भी हो, उसमें हमेशा कौन मारा जाता है, इनोसेंट लोग, जो आम पब्लिक होती है, जो मासूम लोग होते हैं, जिनका इन चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है, जिनको इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं है, ज़्यादातर वो लोग इसके चपेट में आते हैं और उन लोगों को हानि होती है। तो यहाँ भी वही होता था। पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाई में हमेशा ये लोग जब भी मारकाट करने के लिए निकलते थे तो सबसे ज़्यादा अशांति फैलाते थे, हिंसा करते थे और मासूम लोगों की जान लेते थे। Such notions, which prevailed everywhere else in South India at that time, also naturally floated but about vaguely among the khadi-clad poets of the Gemini Studio। और ये जो धारणा पूरे साउथ इंडिया में चल रही थी, है ना, यहाँ जो साउथ इंडिया में ये लोग साउथ इंडियंस थे ना सारे का सारे, तो सच नोशन का मतलब होता है धारणा। तो ये जो धारणा थी कम्युनिस्ट को लेकर के कि कम्युनिस्ट ऐसे होते हैं, ज़रूरी नहीं था कि सारे कम्युनिस्ट ऐसे ही थे, लेकिन ये इनकी धारणा थी कि सारे ऐसे ही होते हैं और इसी वजह से हम लोग उनके अगेंस्ट हैं। तो ये प्रिवेल था, प्रचलित था। प्रिवेल मीन्स प्रचलित होना। ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था हर जगह, साउथ इंडिया को छोड़ करके बाकी सारे जगह पर उस समय ये धारणा फैल चुकी थी और नेचुरली धीरे धीरे वो बहते बहते साउथ इंडिया में भी आ रही थी। और किनके बीच में ये सब बात और ये सब चल रही है, खादी क्लैड का मतलब होता है ग्रुप। जो ग्रुप था उन वहाँ गांधी हाइट्स का जेमिनी स्टूडियो में, उनके बीच में ये सारी बातें क्या हो रही थी, अब उड़ते उड़ते आ रही हैं, इधर उधर से लोग सुनते थे और ये सारी धारणा अब इनके मन में भी बैठती जा रही थी। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, और इसका प्रमाण आगे मिलने ही वाला था। मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि आगे चल के इसका परिणाम, आगे चल के इस बात का उदाहरण, एविडेंस का मतलब सबूत, ठीक है, इस बात का सबूत आगे चल के मिल गया था। फोर्थ कमिंग का मतलब होता है अबाउट टू हैपन।
मतलब इस किताब में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये इंसिडेंट लिखने के बाद कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये प्रूफ हो गया कि सच में कम्युनिस्ट ऐसे ही होते हैं। ज़रूर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा, तो इसीलिए बोला गया है एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, कि इस बात का सबूत मिलने में अब और ज़्यादा देरी नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा होने ही वाला था जिससे ये बात साबित हो चुकी थी कि कम्युनिस्ट ऐसे ही होते हैं। नाउ अब हम लोग चैप्टर के दूसरे पार्ट में आ रहे हैं। यहाँ तक ये ख़त्म हो गया बिल्कुल ही कि कम्युनिस्ट क्या थे, लॉयर जो थे वो, पोएट्स जो जेमिनी स्टूडियो के थे, और गांधीआइट्स और ये फॉलोअर्स एंड खादीआइट्स, तो ये वहाँ के लोगों का अटायर था, ये वहाँ के लोगों की मेंटालिटी थी, वो लोग क्या सोचते थे, जो डिस्कशन होता था कॉफ़ी हाउस पे, ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ के जो जेमिनी स्टूडियो के जो राइटर और पोएट्स थे, जो ग्रुप में बैठते थे, जिन पोएट्स का मैंने नाम लिया, तो ये उनके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ था जो कि अशोकमित्रन ने हमारे चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। ऑलराइट, अब हम लोग एक एंटायरली डिफरेंट फेज में आ रहे हैं चैप्टर का, अब वो देखते हैं। ये भी रिलेटेड है पोएट से ही, लेकिन थोड़ा अलग है। When Frank Buckman's Moral Rearmament Army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. अब क्या हुआ? अब हम लोग चैप्टर के एक नए फेज में आए हैं जिसमें एक नए कैरेक्टर से हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है, जिनका नाम है फ्रैंक बकमैन। ठीक है, और इनकी एक आर्मी है जिसका नाम है मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। ठीक है, तो फ्रैंक बकमैन एक राइटर हैं, मैं आपको बता दूं, ये एक प्ले राइट हैं। राइटर और प्ले राइट में क्या डिफरेंस होता है? राइटर सिर्फ कहानियाँ लिखता है, प्ले राइट जो होता है वो कहानियों को भी लिखता है, वो ज़्यादातर नाटक लिखता है, और नाटक को हर जगह थिएटर जो लोग करते हैं अपने ग्रुप के साथ। इनकी ये जो आर्मी है ये कोई ऐसी वैसी आर्मी नहीं है, आर्मी का मतलब लड़ने मार काटने वाली आर्मी नहीं, मतलब सेना की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ग्रुप है जो क्या करता है, थिएटर्स करता है हर जगह जा जा करके। ये लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं इनके लिखे हुए कहानियों पे। ये लोग, इनका ग्रुप है, वो लोग जगह जगह घूमते हैं और उसको नाटकीय उसका रूपांतर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक ग्रुप होता है, वो लोग रामलीला करते हैं जगह जगह पे जाके, दशहरा के टाइम पे, रामनवमी के टाइम पे होता है ना, तो एक आध बहुत फेमस होते हैं। उसी तरीके से ये जो फ्रैंक बकमैन की आर्मी थी जिसका नाम था मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी MRA, ये फ्रैंक बकमैन की आर्मी है जिसमें करीब 200 लोग हैं। ठीक है, और ये पहली बार इंडिया आए हैं, और इंडिया में इनका वेलकम किसने किया है? जेमिनी स्टूडियो ने किया है, यानी SS वसन ने किया है। ठीक है, और ये लोग ये पूरे अपने 200 आदमियों के साथ यहाँ पे आए हैं और मद्रास आए हैं 1952 में पहली बार। और इनको जेमिनी स्टूडियो से ज़्यादा अच्छा वेलकम कोई इंडिया में कर नहीं सकता था, ऐसा जेमिनी फैमिली का कहना है, क्योंकि इन लोगों ने उनका वेलकम किया होगा तो बहुत अच्छे से किया होगा, इससे ज़्यादा वो उनको अच्छा होस्ट कहीं नहीं मिल सकता था। तो ऐसा अशोकमित्रन कहते हैं कि व्हेन फ्रैंक बकमैन्स मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी सम 200 स्ट्रॉन्ग, 200 स्ट्रेंथ था इनके आर्मी का, विजिटेड मद्रास समटाइम इन 1952 जो ईयर था उसमें किसी समय ये आए थे। They could not have found a warmer host in India than the Gemini Studio. तो इनको जेमिनी स्टूडियो से ज़्यादा अच्छा वेलकम कहीं और नहीं मिल सकता था, कोई इनको इतना ज़्यादा अच्छे से वेलकम नहीं कर सकता था। Someone called the group an international circus, और कुछ लोग इनके ग्रुप को क्या बोलते थे? इंटरनेशनल सर्कस बोलते थे। आप सबको आई होप पता होगा कि सर्कस क्या होता है। आप जिनको नहीं पता, उसमें
मेरा नाम जोकर अगर मूवी आपने देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ तो जो सर्कस होता है इंडिया में वो बहुत हमने गाँव में जो सर्कस देखा है वो बहुत छोटे पैमाने पे होता है, लेकिन एक्चुअल जो इंटरनेशनल सर्कस होता है जैसे मेरा नाम जोकर में था तो उसमें आपने देखा होगा ज़्यादातर रशियन आर्टिस्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंड प्रोफेशनल सारे होते हैं, तो वो बहुत बड़े पैमाने पे वो सर्कस लगाया जाता है और उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यानी काफ़ी एंटरटेनिंग चीज़ें होती हैं, बहुत ही रिस्की भी चीज़ें होती हैं और लेकिन सब लोग प्रोफेशनल होते हैं और बहुत अच्छे से उसको करते हैं और काफ़ी पैसे कमा के जाते हैं वो लोग, इसीलिए उसको इंटरनेशनल सर्कस बोला गया और उनका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इनके आर्मी का भी जो स्ट्रेंथ था वो अराउंड 200 था। ठीक है, उसमें करीब 200 लोग थे। तो इतनी बड़ी सेना के साथ एक कहीं जाना, नाटक करना, तो ये किसी सर्कस से कम नहीं था, इसीलिए मजाक में लोग क्या बोलते थे इनके आर्मी को, इंटरनेशनल सर्कस बोलते थे। ठीक है, नाउ दे weren't very good on the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table। तो अब क्या बोला जा रहा है कि ये लोग इंटरनेशनल सर्कस तो थे, इनको सब बोलता था, लेकिन ये लोग ट्रपीज पे उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ट्रपीज का मतलब होता है एक झूला होता है, स्विंग जो लटक रहा होता है ऊपर से, ठीक है, और काफ़ी लंबा होता है ये, और इसके ऊपर क्या होता है, इस पे खड़े होकर के जो आर्टिस्ट होता है वो उधर से और उधर ऐसे एरियल एक्ट करते हैं, इधर से ये झूलते हुए उस पर आता है और बीच में उसको छोड़ करके और घूम घूम करके फिर दूसरे झूले को पकड़ता है और इस तरीके से ये लोग एरियल एक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि सर्कस में ऐसा स्विंग लटक रहा होता है, एक पटरा होता है, पटरे के साइड में क्या होता है बेंच जैसा और उसके साइड में रस्सी लगी होती है और जो आर्टिस्ट होता है, जो भी परफॉर्मर होता है, वो उसके ऊपर लटकता है, 2-3 एक्रोबैट्स करता है, उसके बाद फिर उसको ज़ोर से स्विंग करता है जितने फोर्स के साथ, फिर वहाँ उसको छोड़ देता है और छोड़ करके हवे में उड़ता हुआ वो दूसरे झूले को पकड़ता है। तो सर्कस में ये ट्रपीज़ को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि हाँ, ये लोग सर्कस, इनको सर्कस भले बोला जा रहा है, लेकिन इन लोग का ट्रपीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग ट्रपीज़ के साथ कुछ परफॉर्म नहीं करते हैं। हाँ, और सर्कस में जानवर होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है, जो अब शेर को बॉल पे डांस करना, हाथी को बॉल पे डांस करना सिखा दिया जाता है, तो रिंग मास्टर होता है। तो सर्कस जो बहुत बड़ा सर्कस होता है उसमें एनिमल्स के साथ भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो रीआर्मामेंट आर्मी के जो लोग हैं, ना ही इनको ट्रपीज़ आता है, ना ही इनका एनिमल से कोई लेना देना है। हाँ, ये एनिमल को पहचानते हैं कहाँ, सिर्फ डाइनिंग टेबल पे, यानी कि ये लोग नॉन वेजिटेरियन है और ये लोग एनिमल्स को सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग चिकन, मीट, बीफ, पॉर्क ये सब खाते हैं ना, तो इसीलिए इनका कहना है कि इन लोग का जो एनिमल्स हैं उनका सिर्फ डिनर टेबल पे उनसे लेना देना है, बाकी ये लोग एनिमल्स को नहीं जानते हैं। ठीक है, यानी कि बॉटम लाइन कि ये लोग एक्चुअल सर्कस नहीं है, इसीलिए ये लोग को ट्रपीज़ भी नहीं आता है और यही इन लोग को एनिमल से भी कोई लेना देना नहीं है। ऑलराइट, बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। लेकिन ये लोग के 2 ऐसे प्लेज हैं, 2 ऐसे नाटक हैं जो ये लोग बहुत प्रोफेशनल मैनर में परफॉर्म करते हैं, बहुत ही कला के साथ, बहुत ही स्किल्स के साथ इसको क्या करते हैं, जहाँ भी जाते हैं ये 2 प्लेज है जिसको बहुत अच्छे से ये लोग परफॉर्म करते हैं। इनके पहले प्ले का नाम है डियर गॉथम वैली एंड द फॉरगॉटन एक्टर। ये JOTHM, ये जॉथम नहीं है, गॉथम है। ठीक है, गॉथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, ये 2 ऐसे प्लेज हैं जिनको ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं और जहाँ जाते हैं इस 2 प्ले को ज़रूर दिखाते हैं। अब जैसे आप इंग्लैंड जाओगे तो जो भी शेक्सपियर, जो भी बहुत पुराना ऐसा थिएटर वगैरह है उसमें शेक्सपियर ज़रूर दिखाया जाता है। ठीक है, जहाँ भी थिएटर की बात होती है, सॉरी, रोमियो जूलियट ज़रूर दिखाया जाता है। जहाँ पे भी आप जाओगे तो अगर जो शेक्सपियर के फ़ैन होते हैं वो लोग, एक बार उनकी तमन्ना होती है कि हम लोग रोमियो जूलियट ज़रूर देखें।
ठीक है। बहुत सारे ऐसे शेक्सपियर के प्लेस हैं, लेकिन उसमें से रोमियो जूलियट हर जगह चलता रहता है, दिखाया जाता है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे जगह हैं इटली में और इंग्लैंड में जहाँ पे रोमियो जूलियट के नाम का पूरा सेट रेडी रहता है हमेशा। लोग पूरे टाइम परफॉर्म करते रहते हैं, कभी बोर नहीं होते हैं उसको करते करते। जो लोग जिनको देखना होता है वो लोग डेली टिकट लेते हैं और आकर के देखते हैं, मतलब जो टूरिस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो DDLJ के फ़ैन हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो आज भी मराठा मंदिर मुंबई में वो डेली चलता है, डेली लगाया जाता है उसमें, और देखने वाले सच में वहाँ जाते हैं और देखते हैं, ठीक है। रिपीट पे वो चलता रहता है। तो जो ट्रू फैंस होते हैं, जो बहुत स्किल्ड ऐसा कोई मूवी होता है उसको लोग ऐसे ही देखते हैं। तो इसी तरीके से ये लोग जो थे, ये 2 प्ले इनके थे जिनका नाम था गॉथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। इसको हमेशा जहाँ भी जाते थे उसको परफॉर्म ज़रूर करते थे। Ran several shows in Madras, and along with other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again. तो जब ये लोग मद्रास आए हुए थे तो ये लोग बार बार 2 ही प्लेस को परफॉर्म करते थे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत फेमस था। और जेमिनाई फैमिली जो कि 600 पीपल का फैमिली था, यानी जेमिनाई स्टूडियो में टोटल 600 लोग थे के आसपास लोग थे, 600 के आसपास। तो ये लोग भी अपने और भी दूसरे जान पहचान को लेकर के बार बार एक ही शो को देखने के लिए, एक ही प्ले को देखने के लिए बार बार जाया करते थे, ठीक है। तो मतलब ये इतना अच्छा था दोनों प्ले। The message of the plays were usually plain and simple homilies, और होमिलीज का मतलब होता है धर्म उपदेश, धर्म उपदेश होता है। जैसे कोई भी नाटक होता है तो उसमें कोई मॉरल स्टोरी होता है, तो इनकी मूवीज़ जो भी ये प्ले दिखाते थे वो उनका जो मॉरल होता था, जो एंड में जो लेसन मिलता है हम लोग को, तो वो क्या था, बहुत प्लेन होता था, सिंपल होता था, लेकिन धर्मोपदेश वाला होता था, होमिलीज होता था, ठीक है। होमिलीज का मतलब होता है धर्म उपदेश। तो I hope you have understood about the rearmament family and Frank Bookman and how the Gemini family entertained them and hosted them, and rest of it we will discuss it in the next lecture. Thank you.